नमस्कार साथियों, कुछ बातें विद सुमन के एक नए एपिसोड के साथ मैं सुमन शेखावत हाजिर हूँ। अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि हमारा ये चैनल किसी भी राजनीतिक पार्टी का न समर्थन करता है और न ही विरोध। अगर कोई राजनेता बतौर मेहमान हमारे पॉडकास्ट में आते हैं तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनके जीवन के तजुर्बों को हम साझा कर सकें और आप तक कुछ प्रेरक पहुंचा सकें। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय श्री डूंगरराम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप व्यस्त रहते हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं ये जानना चाहते हैं। दिन की शुरुआत सुबह जल्दी लगभग 6 बजे 5:30 बजे उठना, और अभी जो हम लोगों ने सूरतगढ़ के अंदर कार्यक्रम शुरू कर रखा है सफाई अभियान का जी, तो लगभग 6 बजे से लेकर के और 8 बजे तक हम सफाई अभियान करते हैं। और उसके बाद नहा धो करके और लोगों का आना जाना भी लगभग 8 साढ़े 8 बजे लोगों का कार्यकर्ताओं का आना जाना रह जाता है जी। और उसके बाद 10 बजे के बाद फील्ड का काम रहता है। और अभी जैसे नौरते चल रहे तो रात्रि में रामलीला भी चल रही है, उसके बाद जागरण भी चल रहे हैं जी। तो 12 से 1 रोजाना रात को इस टाइम बच जाते हैं। ये जो अभी जो शेड्यूल चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ जी। और उसमें भी रात को 12-1 बजे तक जागरण में और में तो जहाँ भी कार्यकर्ताओं की जो भी मांग रहती है, आम लोगों की जो भी मांग रहती है, जहाँ भी लोग बुलाते हैं वहाँ मैं प्रयास करता हूँ कि मैं वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाऊँ और कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाऊँ। जी, बहुत अच्छी बात है। परिवार को कितना समय दे पाते हैं? परिवार मेरा कार्यकर्ता सूरतगढ़ का जो मतदाता है, सूरतगढ़ का जो वासी है, वो ही मेरा यानी परिवार है। मैंने इसी बात को लेकर के और राजनीति में आया जी। क्योंकि राजनीति में आने से पहले जो राजनीति के प्रति जो लोगों की नेगेटिविटी है वो मेरे ज़्यादा दिमाग में फिट हुई कि भाई लोग ये सोचते हैं कि लोग राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं। बिल्कुल। दूसरा, राजनीति में आते ही व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, पैसा कमाता है, खूब सारा धन इकट्ठा कर लेता है और वो पैसा भी अपने परिवार वालों के लिए कमाता है जी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं बसपा के जो संस्थापक थे साहब कांशीराम जी, उनके साथ जुड़ा जी। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैंने प्रण किया कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा, मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी और मैं मेरा पूरा का पूरा जीवन सेवा में लगाऊंगा। तो इसलिए मेरा पूरा टाइम आम व्यक्ति के लिए रहता है, चाहे वो सूरतगढ़ का वासी हो, चाहे वो राजस्थान का हो या और कहीं भी जहाँ मेरे कार्यकर्ता हैं, जहाँ भी मेरा राजनीति या सामाजिक जो भी संबंध है, उस संबंध से जो मेरे से संबंध रखता है उनके लिए मैं मेरा पूरा का पूरा जीवन जीता हूँ। हम 5 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं। एक मेरे से बड़े भाई साहब हैं, वो यहीं रहते हैं, सूरतगढ़ गांव में रहते हैं। एक मेरी सिस्टर है जो मेरे से बड़ी है, वो 23 ML रहती है और उसी तरह से मेरे से छोटे 2 भाई हैं जो गंगानगर रहते हैं और वो अपना अपना परिवार, अपना अपना काम धंधा, वो अपना अपना बिजनेस वो पूरा का पूरा संभालते हैं। मेरा किसी भी तरह के उनके कामों में दखल नहीं है और मेरी राजनीति में भी उनका किसी भी तरह का कोई दखल नहीं है। वो चुनाव में मेरा सहयोग करने आते हैं, उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारी मेरी कोई ज़्यादा नहीं है। भाई साहब हैं और हैं, वो अपना अपना चलाते हैं और हम सारे एक साथ रहते हैं, सारे के सारे भाई, और हम अपने आप में एक दूसरे की मदद करते हैं, खुश रहते हैं। जी। आपको अपने जीवन का कौन सा दौर सबसे अच्छा लगा या याद आता है कि वो तो बेहतरीन दिन थे? अब दौर बहन जी सारे अच्छे होते हैं और मैं बड़े पॉजिटिव दिमाग का आदमी हूँ। बिल्कुल। मैंने कभी भी नेगेटिविटी को दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। बुरे से बुरे दौर भी आते हैं जिंदगी में, ऐसा कोई नहीं है और ये जीवन है। इसके लिए मैं ये मानता हूँ और मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो महापुरुषों से सीखा है, मैंने जो किताबें पढ़ी है, उनके अंदर ये बात मैंने सीखी है कि भी व्यक्ति हमेशा
हंसता भी नहीं रहता है तो हमेशा रोता भी नहीं रहता है। हमेशा उसके जीवन में सुख भी नहीं आते हैं तो हमेशा उसके जीवन में दुख भी नहीं रहते हैं। हमेशा वो पावर में भी नहीं रहता है और हमेशा पावरलेस भी नहीं रहता है। तो इसलिए, और विशेष तौर से राजनीति हो या और कोई व्यक्ति का जो कामकाज है या और है, उसके अंदर व्यक्ति पावर में कम समय रहता है, ये सच है जी। और बिना पावर के ज्यादा समय वो रहता है। तो इसलिए जब ज्यादा समय उसे बिना पावर के बिताना है तो फिर उसे आदत डालनी चाहिए कि मैं बिना पावर आम व्यक्ति कैसे बन करके ज्यादा खुश रह सकता हूं। इस तरह से वो यदि रहता है तो वो फिर हमेशा खुश रहता है, फिर दुख उस पर हावी नहीं होता है। और ये मैंने पूरे के पूरे मेरे जीवन में मैंने प्रयास किया। जो मैं बात आज बोल रहा हूँ या जो कह रहा हूँ वो सारी की सारी बातें वही है जो मैंने मेरे जीवन में ढाली है, या मैंने मेरे जीवन के अंदर जो संकल्प किए हैं, या मैं मेरे जीवन को जिस तरह से जी रहा हूँ तो मैं इसी तरह से जी रहा हूँ कि भाई जो व्यक्ति, हर व्यक्ति इसी तरह से, यानी कि वो कोई जरूरी नहीं कि वे हमेशा वो पावर में रहेगा तो बहुत कुछ होगा, और पावर में नहीं रहेगा तो क्या पता, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति यदि खुश है उसे नींद अच्छी आनी चाहिए। और मैं ये विशेष तौर से मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे बंधुओं से, जो मेरे सर्किल है, फ्रेंडशिप सर्किल है, उन सब से, शुभ चिंतकों से भी बार बार ये कहता हूँ कि आपका जो काम है, बिजनेस है, जिससे आप पैसा कमाते हो, वो ऐसा होना चाहिए कि आपको नींद अच्छी आनी चाहिए, नींद में खलल पैदा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जब बुरा काम करेंगे जिससे आपकी नींद में खलल पैदा होगी, नींद आपको अच्छी नहीं आएगी, तो वो आपका स्वास्थ्य बिगाड़ेगी। और जब स्वास्थ्य आपके बिगड़ेगा तो आपका पूरा का पूरा जीवन बिगड़ेगा। तो इसलिए पूरा का पूरा जीवन अच्छा ही रहता है। और यदि बुरा समय आया है तो भी, जैसे कभी राजनीति में ज्यादा ऐसा होता है, राजनीति में ऐसा ज्यादा होता है कि व्यक्ति को कोई काम नहीं मिला, कोई पद नहीं मिला, और नहीं मिला, या पहले पद था वो छिन गया, तो उसके बाद वो सोचता है यार अभी मैं क्या करूं, कितनी परेशानी में हूं, क्या करूं। लेकिन मैंने मेरे जीवन में ये किया कि जब मैं बिना पावर के रहता हूं तो फिर मैं ज्यादा काम करता हूँ। जी गैदर साहब, होता ये है कि एक आम व्यक्ति होता है, उसे भी आलोचना का शिकार होना पड़ता है, लेकिन राजनीति में तो ये कदम कदम पर इन बातों का सामना करना पड़ता है। तो इन पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं? देखो, ये भी वही बात है कि आलोचना भी सहनी पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कबीर साहब ने कहा है, निंदक नीरे राख ये आंगन कुटी छवाई है। तो इसलिए जो निंदा करता है वो मेरे ख्याल में वो मेरे मन को साफ करने का काम करता है, मुझे बताता है कि कहाँ मैंने गलत किया। मैं 2000 पहले तो जितने भी चुनाव लड़े मैंने चुनाव की शुरुआत 1990 से कर दी थी। जी, यही हम जानना चाहते थे कि राजनीति की जो शुरुआत है वो कब से हुई? पहला कोई काम, कुछ नेतृत्व आपको याद आता हो? मैं 1989 के अंदर जब ग्रेजुएशन कर रहा था श्री गंगानगर में, मैंने ग्रेजुएशन प्राइवेट किया। 11वीं की परीक्षा मैंने सेठ रामदयाल राठी सूरतगढ़ से करी 1985 के अंदर। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो साहब कांसी राम जी आभोर आए थे जी। और हम साइकिल लेकर के श्री गंगानगर से साइकिलें लेकर के 35 से 40 लोग, हम लोग आभोर साहब कांसी राम जी की यानी रैली के अंदर शामिल होने के लिए गए। जब वहां हम उस रैली में शामिल हुए तो साहब कांसी राम जी को पता चला कि भी 35-40 यूथ है वो श्री गंगानगर से आभोर साइकिलें लेकर के आए हैं। क्योंकि साहब कांसी राम जी का हमेशा से साइकिल से ज्यादा प्रेम था जी। इसलिए था कि भाई वो उनका ये मानना था कि हमारे पास बड़े साधन तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करें। और छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा बनाएं। तो उनकी साइकिल इसलिए ज्यादा पसंद थी, तो हम साइकिल लेकर के गए, तो उनसे मिले, हमसे भी मिले अलग से, हमें अच्छा लगा। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के 1990 में जब राजस्थान प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में पार्टी को भी लोग ज्यादातर नहीं जानते थे, हमें भी ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। तो पार्टी का ये मानना था कि आप लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए गंगानगर से मुझे चुनाव लड़वाया गया 1990 में। और उस टाइम मुझे यानी कि लगभग 1400 से 1500 वोट आए। उसके बाद 1993 का चुनाव मैंने सूरतगढ़ से लड़ा, तब मेरे को लगभग 11,000 वोट आए। फिर 1998 का चुनाव सूरतगढ़ से लड़ा, लगभग 13,600 वोट आए। फिर सन 2000 में लूणकरणसर का उपचुनाव लड़ा जी। वो चुनाव भी ऐसा ही था, वो चुनाव हम कोई वहां चुनाव लड़ने के लिए नहीं गए थे,
लेकिन जब 6 महीने पहले वहाँ के जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद 6 महीने बाद चुनाव होना था, हमें पता चला, हम ऑल टाइमर वर्कर थे, तो हम वहाँ जाकर के तैयारी लग गई, 6 महीने में चुनाव तो हो गई, किसी न किसी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। लेकिन जब चुनाव आया तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, सब ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मुझे, तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि पैसे की कौन बात कर रहा है, पैसा कौन मांग रहा है, आप तो फार्म भरो और हम सब पैसा खर्च करेंगे, हम चुनाव लड़वाएंगे। आपको बड़ा अचरज होगा कि सन 2000 का विधानसभा का उपचुनाव लूणकरणसर से मैंने लड़ा मात्र 35,000 रुपए में। हाँ, और मुझे वहां से 21,000 वोट आए जी, बहुत अच्छा उपचुनाव के अंदर। तो इस तरह से उसके बाद पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, यूथ का प्रदेश अध्यक्ष रहा मैं, फिर मुख्य संगठन का प्रदेश अध्यक्ष रहा। इसी तरह से फिर 2013 के अंदर सूरतगढ़ का चुनाव लड़ा और 2018 में फिर सूरतगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा और 2019 के अंदर मैंने कांग्रेस पार्टी 26 मार्च 2019 को मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जी, इसका क्या कारण रहा? कांग्रेस ज्वाइन करने का कारण तो देखो, इस समय जो देश की हालात है वो हमें लग रहा है कि इस देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाओं पर जो खतरा मंडरा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं जैसे खत्म की जा रही है, जैसे संविधान पर लोकतंत्र को जैसे खतरा पैदा हो रहा है, तो आज इस देश के अंदर इस लोकतंत्र को, इस संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, बसपा नहीं कर सकती है। क्योंकि बसपा जो उत्तर प्रदेश के अंदर थी, बसपा वहीं बहुत कमजोर स्थिति में हो गई, तो इसलिए अब पूरे देश के अंदर बसपा वैसी नहीं रही जैसी साहब कांसी राम जी के समय में थी। साहब कांसी राम जी के समय में बिहार के अंदर हमारे पास 4 विधायक थे, जम्मू कश्मीर में हमारे पास 4 विधायक थे, पंजाब में हमारे पास 9 विधायक, 3 सांसद थे, हरियाणा के अंदर हमारे पास 1 विधायक 1 सांसद था, हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 विधायक थे, उत्तर प्रदेश के अंदर तो थे ही, और मध्य प्रदेश के अंदर 11 विधायक थे। तो इस तरह से, लेकिन बहन जी ने जब से इस काम को संभाला उसके बाद है वो बसपा कमजोर हुई, और इसलिए मुझे लगा कि भाई अब जो देश में जो हालात बन रहे हैं उन हालातों में, इस हालातों में इस देश को बचाने का काम, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का सब काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन। अभी आपने जिक्र किया कि लोकतंत्र जो है खतरे में है, तो राजनीतिक पार्टियों के अलावा आम व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखो, आम व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब ब्यूरोक्रेसी सही तरीके से काम नहीं करती है, जब लोकतंत्र पर किसी तरह का खतरा मंडराता है, जब संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा मंडराता है, तो उसमें भी जागरूकता इसके प्रति आनी चाहिए। जब ये देखो, जागृति का ही कह सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यदि जागृति जब आती है लोगों में, तो लोग उसमें अपना पक्ष, अपना विपक्ष, और आजकल तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से भी वो, हम नहीं कहते कि वो यानी झंडा डंडा लेकर के सड़क पर उतरे या और कोई विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना पक्ष है और विपक्ष है वो रख सकता है कि वास्तव में देश के अंदर ये हालात है वो ठीक नहीं है, ये हालात ठीक है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और यदि वो राय रखता है तो वो एक आम राय होती है, इससे आम लोगों में जागृति पैदा होती है। जब जागृति पैदा होती है तो उसकी जो सोच है वो बनती है, हर व्यक्ति की जब सोच बनती है तो चुनाव के समय में फिर रिजल्ट है वो उसके मुताबिक, जो सोच के मुताबिक आता है। चुनाव से पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है वो बहुत बढ़ चढ़कर इस बात को कहती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी चीजें, उसके बाद में वो चीजें जो है वो धरातल पर नहीं आ पाती हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रह जाती हैं? देखो, एक इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को संविधान भेंट किया, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे लागू करने वाले लोगों की नीयत साफ नहीं है तो वो बुरे से बुरा संविधान साबित हो सकता है। किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, उसे लागू करने वाले लोगों की नीयत साफ है तो वो अच्छे से अच्छा संविधान साबित हो सकता है। तो इसलिए चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों के जो लीडर हैं उनकी नीयत यानी कैसी है, वो किस नीयत से काम करते हैं, उस नीयत पर निर्भर करता है। यदि उनकी नीयत साफ है
तो वो जो वायदे उन्होंने किया उन वायदों पर वो खरे भी उतर सकते हैं। और यदि उनकी नीयत साफ नहीं है तो वो उन वायदों पर खरे नहीं उतरने का काम भी वो कर सकते हैं। अब उनकी क्या मेंटलिटी बनती है, क्या उनकी नीयत है, क्या उनकी सोच है, वो उनकी सोच पर निर्भर करता है। जी, मैं सूरतगढ़ शहर की बात करूंगी, यहाँ की समस्याओं पर मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये समस्याएं मैं ये नहीं कहूंगी कि अब से है, लेकिन पहले से चली आ रही है। चूंकि आप मौजूदा विधायक हैं तो ये सवाल मेरा आपसे ही बनता है कि शहर की सड़कें इतनी खस्ता हाल क्यों हैं, बड़े जो नाले हैं वो गंदगी से अटे पड़े हैं। और एक सवाल और जो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है वो ये कि शहर में नशे से ग्रसित है और ख़ास तौर पर नशे की लत में बच्चे पड़े हुए हैं, जिन्हें मैं ये कहूँ कि जो टीनेजर्स हैं, युवा वर्ग हैं, तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? क्या ऐसा कारण है कि ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है? देखो, पहला जो आपका प्रश्न है वो तो ये है कि भी शहर के अंदर जो विकास काम है, जैसे नालों का है, साफ सफाई का है, या सड़कें हैं उनका है, तो उस पर तो देखो सरकार का जो बजट है वो निर्भर करता है। हालांकि मुझे जब बजट मिला पिछली बार 5 करोड़ का बजट सड़कों के लिए मिला, 5 करोड़ का बजट है वो सड़कों की रीलाइनिंग के लिए मिला, तो उसमें से मैंने एक हिस्सा लगा करके सूरतगढ़ जो इंदिरा सर्किल है, गोम चक्कर है, इंदिरा सर्किल, वहाँ से लेकर के और दान मंडी तक की जो सड़क बनी है वो सड़क है वो उस बजट कोटे से बनी है, जो बिल्कुल पहले टूटी फूटी थी। और इसके अलावा भी सरकारें इस तरह से जब बरसात के टाइम के बाद एक विशेष बजट है वो सरकारें घोषित करती हैं। अब की बार भी अभी हम लोगों ने लिख करके भिजवाया है, तो मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर वो बजट आएगा और उसके बाद सड़कों का काम है वो होगा। सड़कों की जो साफ सफाई का और नालों की साफ सफाई का काम है वो नगर पालिका के पास रहता है। और नगर पालिका मैं नहीं समझता हूं कि पिछले काफी समय से नगर पालिका, क्योंकि चुनाव हुए नहीं, अब पार्षद है नहीं, चेयरमैन है नहीं, तो प्रशासक है, और प्रशासक के पास और भी ज्यादा बहुत सारे काम रहते हैं, वो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए साफ सफाई के मामले में सूरतगढ़ में हम काफी ठीक हालात नहीं है। और इसलिए मुझे यानी ये बात सिर्फ ये कह करके भी जो साफ सफाई कर्मचारी है वो काम नहीं करते, ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते, मैंने शुरू में कहा कि मैं एक पॉजिटिव आदमी हूं, तो इसीलिए मैंने ये सोचा, मैंने खुद झाड़ू उठाई, मैंने कहा भी हम लोगों को खुद लगना चाहिए। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं सूरतगढ़ के अंदर, जैसे वृक्ष मित्र संस्था है वो हमारे साथ साफ सफाई में अभियान के अंदर मदद कर रहा है, मारवाड़ी युवा मंच है वो हमारे पास साफ सफाई में मदद कर रहा है। तो ये जो संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं मदद भी कर रही हैं। और जब ये संस्थाएं हमारे साथ लग करके मदद करेंगे, तो जब ये अपने मोहल्ले में जाएंगे तब उनको ये भी लगेगा कि हम सिर्फ विधायक के साथ रह करके ही हम लोग साफ सफाई नहीं किया, हम अपने मोहल्ले को भी साफ सफाई करने का काम करें। तो इस तरह का अभियान भी हम लोगों ने बड़े पैमाने पर सूरतगढ़ शहर के अंदर चलाया है। और उस अभियान को भी हम लोग और ज्यादा तेज गति उस अभियान को देने वाले हैं। हम चाहेंगे कि वार्ड वार भी हम लोग इस अभियान को लेकर के जाएं, ताकि सिर्फ हम नगर पालिका पर ही डिपेंड न रहे कि भी नगर पालिका कर्मचारी आएगा वही काम करेगा। जैसे आज संडे है, हाँ जी, तो संडे को नगर पालिका कर्मचारी तो छुट्टी है, तो फिर हमारी गली साफ कौन करेगा? फिर हमारी गली में यदि कचरा वैसे का वैसा पड़ा रहेगा तो बुरा तो हमें लगेगा, हमारे घर के आगे। तो मेरा ये कहना है कि हम थोड़ी सी जिम्मेदारी खुद भी उठाने की आदत डालें। नगर पालिका का काम है वो नगर पालिका भी करे, नगर पालिका कर्मचारी काम वो भी करें, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो जिम्मेदारी हम लोग उठाना शुरू कर दें, अपनी अपनी गली की यानी जिम्मेदारी हम उठाना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में साफ सफाई का काम भी है वो और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। और हम इसके अंदर एक स्वच्छ और साफ सूरतगढ़ को यानी अच्छे तरीके से हम लोग देख सकते हैं। जी। लास्ट जो प्रश्न था आपका नशे वाला, वास्तव में मैं खुद इस बात को लेकर के चिंतित हूँ। कल मैं सरदारगढ़ में गया बैठने, तो सरदारगढ़ के लोगों ने बताया कि 3 दिन के अंदर 3 मौतें नशे की वजह से हो गई। इससे पहले मैं 296 आरडी गया, 96 आरडी, तो 96 आरडी गया, तो वहां जब बैठने गया तो वहीं जो डेथ हुई थी वो नशे से हुई थी। और उन्होंने बताया कि पिछले यानी 1 महीने के अंदर इतनी ज्यादा डेथ है वो हो गई नशे की वजह से। और अब नशा कैसे फैल रहा है, कितना तेज फैल रहा है, इसके लिए
पुलिस भी बार बार कुछ लोगों को पकड़ती भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तेजी से काम नशे के खिलाफ होना चाहिए उस तेजी से काम नशे के खिलाफ नहीं हो पा रहा है। और इसमें मेरा बहन जी ये भी मानना है कि हम लोगों में जागृति भी आनी चाहिए। हम सिर्फ पुलिस प्रशासन पर ये बात छोड़ दें कि भी पुलिस वाले पकड़ेंगे तो ठीक है। मेरा जो परिवार है, मेरा जो बेटा है, मेरा जो पोता है, मेरे जो परिवार है, उनकी जिम्मेदारी तो कम से कम मैं भी संभालूं, उस तरह की जागृति उनमें लेकर के आऊं ताकि वो नशे की तरफ न जाएं। मैं जहां भी कोई भी फंक्शन में गया हूं, मैंने वहां 2-3 बातें जरूर कही हैं। हालांकि इन बातों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, मेरे वोट से कोई संबंध नहीं है, मैं नहीं कहूं तो भी काम चल सकता है, लेकिन फिर भी मैंने 3 बातें जरूर कही हैं। नंबर 1, आप बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। स्कूल में जाकर के बच्चों की पढ़ाई के बारे में आप लोग जानकारी लें। आपका बच्चा सही टाइम पर स्कूल आ रहा है, सही टाइम पर जा रहा है, होमवर्क करके ला रहा है, नहीं ला रहा है, और गुरुजन से पूछें कि आपके बच्चे की पढ़ाई क्या है, कैसी चल रही है। और उस बच्चे को घर आकर के भी आप जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास के हिसाब से घर पर पढ़ने की आदत भी डालें उसके अंदर। दूसरी बात मैंने ये क्षेत्र में जाकर के विशेष तौर से कही है, जो आपस के छोटे छोटे झगड़े हैं, पारिवारिक झगड़े हैं चाहे पड़ोसी के झगड़े हैं, इन झगड़ों को हम लोग आपस में गांव की जो जैसे पंचायती के लोग होते हैं उनके बीच में सुलझाने की आदत डालें। हम हर मुद्दे को लेकर के थाने में जाएंगे, हर मुद्दे को लेकर के तहसील में जाएंगे तो हमारा समय भी बर्बाद होता है और हमारा पैसा भी बर्बाद होता है और दिमाग में टेंशन भी रहती है। तो इसलिए यदि उन मामलों को वहीं निपटाने का काम हम लोग करें तो हमारा बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय और हमारी टेंशन बच सकती है। और तीसरा, ये नशे के खिलाफ भी मैं हर जगह मैंने इस बात को कहा है, भी नशे के खिलाफ आपको बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपके बच्चे का फ्रेंडशिप सर्किल क्या है, उसकी वो किसके साथ उठता बैठता है, उसके व्यवहार में कोई किस तरह की तब्दीली आप लोग देख रहे हैं। यदि आपको लगता है कि उसके व्यवहार में कोई तब्दीली आई है तो फिर आप उस पर जरूर गौर करें और गौर करके आप यदि समय रहते आप लोगों ने उसको बचा लिया तो आप बचा सकते हैं। जो यानी यूथ नशा करने लग गई है, मुझे नहीं लगता कि आप उनको बचा पाएंगे, ये मेरा मानना है। बहुत कम लोगों को आप बचा पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा आगे, जब आपको पता चलेगा उस समय वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इतने आगे बढ़ चुके हैं कि आप उनको वापस लाएंगे तो यानी कि वो बहुत मुश्किल से तैयार हो पाएगा। यदि डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर से काउंसलिंग करवाएंगे, डॉक्टर दवाई भी देगा। मुझे पता चला, मैं कल जैसे गया हुआ था तो वहां उन लोगों ने कुछ डॉक्टरों को ले जा करके भी ला करके भी सोचा भी हम नशा छुड़वा दें, तो वो उस डॉक्टर की दी हुई दवाई का यानी उपयोग भी वो नशे के रूप में करने लगे हैं। जैसे उसकी डोज तो कम है, वो कम डोज ले रहा है और डॉक्टर को उसने ज्यादा डोज बता दी कि मैं तो इतनी डोज ले रहा हूं, तो डॉक्टर फिर ज्यादा डोज वाली दवाई देगा, ज्यादा डोज वाली दवाई देगा तो वो यानी एक तरह का फिर नशा हो जाएगा। जी। तो इस तरह से जब तो हम लोग एक जागृति पैदा करके जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग अब तक नशे की लत में नहीं पड़े हैं, उनमें हम लोग सामाजिक चेतना ला करके, जागृति ला करके, नशे से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं इसके लिए हम लोग उनमें चेतना ला करके उनका बचाव कर सकते हैं। अभी रामपुरा नेवला के अंदर काफी अच्छा प्रोग्राम वहां के जो युवा है उन्होंने किया था। अभी रंग महल के अंदर भी इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और भी यानी ऐसे कार्यक्रम है वो गांवों के अंदर चल रहे हैं, ऐसा अभियान चल रहा है ताकि हम इन यूथ को नशे से बचा सके। और दूसरा, इन यूथ को यानी इनका जब अपने एक बागड़ी में कहावत है ना, बेलो दिमाग यानी शैतानो घर हो गए, बिल्कुल है ना। तो जो बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, जिनको कोई काम नहीं, वो बच्चे फिर यानी इन नशेड़ियों के चंगुल में किसी न किसी तरीके से आते हैं। तो यदि हम उन बच्चों को काम दे दें, खेल का काम दे दें, खेल के लिए उनको सुविधाएं दे दें, पढ़ाई का काम दे दें, पढ़ाई की सुविधाएं उनकी बढ़ा दें, या और कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए में उनकी यानी रुचि पैदा कर दें, तो मुझे लगता है कि हमारा यूथ है वो बच सकता है। नहीं तो वास्तव में गंगानगर जिले के हालात है वो वास्तव में बहुत खराब है इस टाइम नशे के मामले में, और इतनी ज्यादा खराब है कि रोजाना नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल मन विचलित होता है कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे इसके खिलाफ है वो यानी लड़ाई लड़ पाएंगे। और जब मैं हरियाणा के अंदर चुनाव में गया, जब मैं पंजाब में चुनाव में गया, तो वही ये था, सभी जगह एक जैसी बात, इधर से आ रहा है इधर चल रहा है। अभी जैसे अपने देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से नशा है वो डाला जा रहा है,
अब तो इसलिए, और इस मेरा आम लोगों से ये भी निवेदन है कि जो नशे का व्यापार करते हैं उनको हम लोग देशद्रोही की नजर से देखने की आदत डालें, उनका हम लोग सामाजिक बहिष्कार करने की आदत डालें, उनका गांवों के अंदर जो नशा बेचने का काम करते हैं उनको हे दृष्टि से देखने की आदत डालें, बेचने का जो काम करते हैं, क्योंकि वो और सुधरने वाले हैं नहीं। यही मैं कहना चाह रही थी कि जो लोग, जैसे मालूम होता है लोगों को कि ये नशे जो है ये सप्लाई किए जा रहे हैं, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? कार्रवाई उन पर, देखो पुलिस के अंदर जो कानून बना हुआ है, कानूनन जो जितनी कैपेसिटी में या जितनी जो नशा उसको मिलेगा है, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, तो वैसी वो कार्रवाई करते हैं, तो कानूनन तो कार्रवाई होती है। लेकिन कानून तो कार्रवाई तब करेगा ना जब पकड़ा जाएगा, जब नहीं पकड़ा जाएगा तब तक तो कानून कार्रवाई नहीं करेगा। अच्छा, कम यानी जैसे वास्तव में उसके पास पकड़ा नहीं जाएगा तो वो चाहते हुए भी उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कानून अपना काम कर रहा है और कानून की एक सीमाएं हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बगैर यानी सीमा के भी कानून अपना काम जोर जबरदस्ती भी किसी के साथ नहीं कर सकता, लेकिन कानून काम कर रहा है। लेकिन हम लोगों में जागृति और आम लोगों के अंदर जो नशा बेचने वाले हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इससे निजात है वो पा सकते हैं। केदार साहब, अभी हमने जो चर्चा की बच्चों में जो नशे की लत है उस पर, और जैसा कि आपने कहा कि इसमें परिवार की भी एक भूमिका होती है, तो जो परिवार के संस्कार हैं वो भी इसमें काम आते हैं, सीख काम आती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बचपन की कोई ऐसी सीख आपको याद है, जब हम अपने माता पिता के बहुत करीब होते हैं, उनकी हर बात को सुनते हैं, जो सीख आज भी आपको काम आ रही है, आपको लगता है कि जीवन में ये बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है आपके लिए? बिल्कुल, वास्तव में ही नशे का कारण जो परिवार में टूटन है ना, ये भी बहुत बड़ा कारण बढ़ रहा है। यदि एकल परिवार हो, दादा है, दादी है, ये सारे भाई हैं, परिवार है, सारे यदि सामूहिक रूप से हैं, तो उसमें भी इस तरह से क्योंकि जो यूथ है ना वो नशे की तरफ तब जाता है जब उसको लगता है कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसके पास कोई बैठने वाला नहीं है, उसके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं है, इसलिए वो ऐसे जो फ्रेंड हैं उनके चंगुल में आ जाता है, वो बाहर टाइम ज्यादा बिताता है और ऐसे फ्रेंड के चंगुल में आ जाता है जो फ्रेंड उसको नशे के उसमें गत में लेकर के जाते हैं। तो यदि एकल परिवार हो और माँ बाप यदि थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे पहले दादा दादी की कहानियां बच्चे हैं वो सुनते थे, उनके इर्द गिर्द बैठते थे, रात को कहते थे दादी और कहानी सुना, और कहानी सुना, तो वो जो माहौल था ना वास्तव में वो एक खुशी वाला माहौल था। उसके अंदर एक तो परिवार के अंदर जितनी दिन भर की जो व्यक्ति की बाहर जितनी भी टेंशन थी, जितने भी यानी कोई काम नहीं हुआ, कोई परेशानी आ गई, वो सारी की सारी उसकी खत्म हो जाती थी, इसलिए उसे नींद अच्छी आती थी। तो ये जो बातें हैं ये भी आज के समय के अंदर बहुत, जो एकल परिवार जो होना है, एकल परिवार हो गए, अलग अलग कमरे होंगे, अलग अलग टीवी लग गया, अलग अलग मोबाइल हो गया। अब तो ऐसे ऐसे जैसे अपन कई बार देखते हैं कि 5 परिवार के सदस्य बैठे हैं, 5 के हाथ में मोबाइल है, एक कमरे में बैठे हुए भी 5 आपस में बात नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ मोबाइल पर लगे हुए हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये भी वास्तव में नुकसानदेह हैं। तो यदि एक यानी परिवारों का जो एक साथ रहने का जो पहले का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। और नशे के बारे में एक बार मेरे को पिताजी की बात याद है, मेरे पिताजी का पेट दुखने लग गया था और इतनी बुरी तरह से यानी कि बहुत बुरी हालात हो गई उनकी। तो हमारे जो पड़ोसी थे वो ज़्यादा उन्होंने यानी थोड़ी बहुत दवाई इधर उधर से, कोई डॉक्टर वगैरह होती नहीं थी पास में, तो उन्होंने ये कहा, मेरे पिताजी को भगत बोलते थे, भगत जी, पिताजी सत्संग वगैरह में जाते थे, और तो उनको कहा भगत मैं आपको है ना दारू पड़ी है मेरे पास थोड़ी सी, दारू ला करके देता था। तो पिताजी ने एक बार तो कह दिया ला दे यार, पेट फोड़ दूंगा। लेकिन जब वो लेकर के आए तो पिताजी ने कहा यार जब मैंने जिंदगी भरी नहीं पी तो दारू तो नहीं पीऊंगा, भले मैं मर जाऊं। तो ये जो शब्द थे ना वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि वास्तव में
जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने किस तरह से हमें पाला पोसा, किस तरह की मुसीबतों से हम लोगों को, जैसे वो संसाधन उस टाइम नहीं थे, फिर भी ऐसे कम संसाधनों के अंदर भी हम लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम उन्होंने किया। तो आज हमारे पास तो बहुत कुछ है। अब बहुत कुछ होने के बावजूद भी यदि हमारे परिवार उजड़ रहे हैं, नशे की वजह से उजड़ रहे हैं, तो इनमें कहीं न कहीं हमारी पारिवारिक कहीं न कहीं कमजोरी है वो साबित हो रही है। और परिवार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ पढ़ाई लिखाई के अलावा भी उनके साथ बातचीत है वो करनी चाहिए। यदि हम उनके साथ बातचीत करते हैं तो मेरे ख्याल में उस बच्चे को, गुरु कबीर साहब की बात भी यहाँ, इस बात दोहा मेरे याद आ गया कि पूत सपूत तू क्यों धन संचे और पूत कपूत तू क्यों धन संचे। तो यदि आपने पूत को सपूत बना दिया, अच्छे संस्कार दे दिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा दी, अच्छा उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, तो फिर आपको और ज्यादा भौतिक धन छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप कमाएगा, अपने आप मजे से अपनी जिंदगी जिएगा। और यदि आपने उसको सपूत नहीं बना पाए, कपूत रखा, उसको संस्कार नहीं दिए, पढ़ाई नहीं दी, व्यवहार नहीं दिया है, और अपने पैरों पर उसको खड़ा नहीं किया, तो आप कितना भी पैसा उसके लिए छोड़ करके आप जाएंगे तो वो पैसा उसके कोई काम आने वाला नहीं है, वो कहीं न कहीं उड़ा देगा। ऐसे ऐसे वाक्य भी मैं इस नशे के मामले में सुन रहा हूं कि यानी एक दिन के अंदर 50-50 हजार रुपए का, लाख रुपए का नशा है वो कर जाते हैं। तो अब बताओ वो पैसा क्या काम आएगा, कितना छोड़ करके जाओगे, इतना कितना छोड़ करके जाओगे। तो इसलिए हम लोगों को अपने पूत को सपूत बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, परिवार को समय देना चाहिए, और समय दे करके हम लोग अपने परिवार को बचाने का काम हम लोग कर सकते हैं। हम सरकार की तरफ देखते हैं, हम पुलिस की तरफ देखते हैं, लेकिन हमारे घर का 4 सदस्यों का, 5 सदस्यों का, 8 सदस्यों का, 10 सदस्यों का हमारा परिवार है, हम अपने 10 सदस्यों की तरफ तो ध्यान दे नहीं पाते जी। और हम सारी की सारी जिम्मेदारी वो ही कह देते हैं कि ये पुलिस ये नहीं करती, सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो हमें अपने 10 जो सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, हम उतना तो कम से कम संभालें। और सब लोग यदि अपने अपने उनको संभाल लेंगे तो मेरे ख्याल में इस नशे से हम अपने परिवारों को बचाने का काम हम लोग कर सकते हैं। और माता पिता में इसके प्रति जागृति, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसमें जागरूकता कैसे आए, इसके लिए हम लोगों का अभियान जैसे अभी चल रहे हैं, ऐसे अभियानों को चला करके हम लोगों को काम करना चाहिए। आप बहुत सक्रिय हैं राजनीति में, तो ये एक सवाल मेरा और दिमाग में ये सवाल मेरे आ रहा है कि अगले 10 वर्षों में आप स्वयं को किस रूप में देखना चाहेंगे? तो सूरतगढ़ के अंदर मैंने पिछले 1.5 साल से, उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैं राज्य मंत्री था, थोड़े से टाइम मुझे मौका मिला तो सूरतगढ़ के अंदर जो अच्छे अच्छे बड़े काम उस टाइम सूरतगढ़ के अंदर सावित्रीबाई फुले एक कन्या छात्रावास जो बीकानेर संभाग में एक मिला था, वो मैं सूरतगढ़ के अंदर लेकर के आया। आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो सूरतगढ़ के अंदर है उसके अंदर पंचकर्म सिस्टम सूरतगढ़ के अंदर लेकर के आया। बीरवाड़ा के अंदर यानी कॉलेज 1977 के अंदर जब गुरुसन सावड़ा जी विधायक थे सूरतगढ़ विधानसभा के, उस समय सूरतगढ़ के अंदर कॉलेज आया था। 77 के बाद 2023 तक लगभग 45 सालों में सूरतगढ़ में कोई दूसरा कॉलेज नहीं पड़ा। तो मैं वो दूसरा कॉलेज लेकर के आया, और यानी कोई एएन ऑफिस बीरवाड़ा के अंदर खुलवाया, इस तरह के और भी बहुत सारे काम करवाए। विधायक बनने के बाद भी उप जिला अस्पताल है वो सूरतगढ़, जो 2nd नंबर का, जिले के बाद 2nd नंबर का अस्पताल होता है, वो आज सूरतगढ़ का यानी उसको दर्जा मिला है, आगे उस पर काम हो रहा है। पशुओं का जो चिकित्सालय है वो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, पहले प्रथम श्रेणी का था, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय सूरतगढ़ को मिला है। ये भी जिले के बाद दूसरे श्रेणी का वो पशुओं का हॉस्पिटल है वो मिला है। बहुत से पशुओं के जो सब सेंटर थे वो कर्मोन्नत करने का काम भी यानी किया है। तो इस तरह से, और जैसे CSR का फंड है, DMFT का फंड है, वो उस फंड के माध्यम से भी स्कूलों के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा काम हम लोग कैसे कर सकें, इस तरह के काम मैंने जो अब तक किए हैं वो मैंने बताए हैं। और इच्छा है कि सूरतगढ़ एक आदर्श सूरतगढ़ बने, साफ सफाई वाला, ईमानदारी वाला, और सूरतगढ़ के अंदर जितने भी चाहे प्रधान हैं, चाहे चेयरमैन हैं, ये जो पद आगे जो भी बने हैं वो एक साफ स्वच्छ छवि के लोग, ईमानदार छवि के लोग बनाए। मेरे पास जो आज सूरतगढ़ को देने के लिए जो चीज है ना, मैं वो यही कह सकता हूँ, क्योंकि सूरतगढ़ ने वास्तव में मुझे जो प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया है,
मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से एक ईमानदार छवि देख करके सूरतगढ़ की जनता ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसी तरह से हमें सूरतगढ़ का प्रधान, पंचायत समिति का प्रधान है, सूरतगढ़ नगर पालिका का चेयरमैन है, इन पदों पर भी ऐसे लोगों को हम लोग बिठाने का, पार्षद है, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, उन पियानी पदों पर भी ऐसे लोगों को बिठाने का काम करें हम मिलकर के। और मेरा ये बहुत ज्यादा प्रयास रहेगा ताकि एक सूरतगढ़ को हम लोग आदर्श सूरतगढ़ है वो बना सके और आम लोगों से मिलने वाला सूरतगढ़ है वो बना सके। अगर कोई आम व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आपसे मिलना चाहे तो आप उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, क्या समय रहता है आपका उनसे मिलने का? उसके लिए उसे सिर्फ जहां भी मैं जाता हूं वहाँ यदि वो उपलब्ध है तो उसे मेरे बिल्कुल सामने आकर के मिलना पड़ेगा, और सूरतगढ़ के अंदर हो तो ऑफिस में आकर के उसे मिलना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मेरे गेट हमेशा खुले रहते हैं जी। सारी की सारी व्यवस्थाएं रहती है वहाँ बैठने की और मैं भले कभी भी कोई मिलने के लिए आता है मैं उसे 24 घंटे ऑफिस में हूँ तो ऑफिस में उपलब्ध रहता हूँ, बाहर कहीं हो तो बाहर उपलब्ध रहती हूँ। और मैंने चुनाव में भी ये कहा था कि मेरे से मिलने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, और आज भी मैं उस बात पर कायम हूँ। आप तो सीधे आओ, अपना काम बताओ, मेरे से जो होगा, मेरे लिखने वाला काम है तो मैं लिखूंगा, यदि मेरे टेलीफोन करने वाला काम है किसी अधिकारी को, किसी और को, तो मैं टेलीफोन करूंगा, और यदि किसी मेरे लायक कोई काम है तो वो भी मैं करूंगा। गिरधर साहब, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, और जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनका एक नज़रिया जो होता है कुछ बदला होगा, आपके बारे में कुछ नया उन्हें जानने को मिला है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।